हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 लॉस्ट स्पेयरिंग चैप्टर की समरी। गाइस, इस चैप्टर की राइटर है हमारी एन.एस. जंग। इनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। 1964 में राउरकेला में हुआ था। एंड इस चैप्टर में आपको 2 स्टोरी दी गई हैं एंड दोनों ही स्टोरी आपकी डिफरेंट हैं और दोनों ही स्टोरी चाइल्डहुड खो देने वाले बच्चों के बारे में है। मतलब जो बच्चे अपना बचपन खो देते हैं उनके बारे में है। फर्स्ट स्टोरी है हमारी समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। फर्स्ट स्टोरी में एक गार्बेज कलेक्ट करने वाले बच्चे के बारे में बताया गया है एंड सेकेंड स्टोरी में एक चूड़ी बनाने वाले मोहन के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी है हमारी समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज। इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो हमेशा एक रास्ते से गुजरती हैं और देखती हैं कि एक छोटा बच्चा गार्बेज में से हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। वो कई बार ऐसा देखती हैं एंड फाइनली एक बार उससे पूछ लेती हैं कि तुम ये क्यों करते हो। वो बच्चा आंसर करता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए मैं ये करता हूँ। जो ऑथर हैं वो उससे पूछती हैं कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो कहता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता। ऑथर कहती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो तुम पढ़ाई करोगे। वो कहता है हाँ, और वो काफी खुश होकर कहता है कि अगर आप स्कूल बनवा देंगी तो मैं रोज स्कूल जाऊंगा। अब ऑथर अपने काम से चली जाती हैं और बच्चा अपना काम करने लगता है। कुछ टाइम बाद फिर से ऑथर उसी रास्ते से गुजर रही होती हैं कि वो बच्चा भाग कर आता है और ऑथर से पूछता है कि आपने स्कूल बनवा दिया। ऑथर कहती है नहीं, स्कूल बनने में टाइम लगता है। अब कहीं ना कहीं ऑथर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उन्होंने उस बच्चे से झूठा वादा किया था और वो सोच रही थी न जाने कितने मेरे जैसे लोग इन बच्चों से झूठे वादे कर जाते होंगे और उन्हें कंप्लीट नहीं करते होंगे। और आपको पता है कि ऑथर का कोई इरादा भी नहीं था स्कूल बनाने का, बस उन्होंने यूं ही कह दिया था। इस बात को कहकर वो फिर से निकल जाती हैं। कुछ टाइम फिर वो डेली आती ही थी और वो बच्चों का एक ग्रुप था जो हमेशा गार्बेज में से कुछ न कुछ निकालते रहते थे, मतलब रेक पैकिंग करते रहते थे, कचरा निकालने वाले बच्चे। उन बच्चों के ग्रुप में ऑथर एक बच्चे से पूछती हैं कि तुम चप्पल या फिर जूते क्यों नहीं पहनते हो। तभी उसी ग्रुप का एक बच्चा बोलता है कि इसकी मम्मी रैक में से जूते या चप्पल निकालने ही नहीं देती। फिर उसी के पास खड़ा एक और बच्चा कहता है कि उसकी मम्मी अगर रैक में से निकालने भी देगी ना तो ये कभी भी जूते पहनेगा ही नहीं। अब क्योंकि ऑथर ने पूरी दुनिया घूमी थी तो ऑथर जानती थी कि इनके जैसे जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी पुअर होते हैं या फिर गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, उनसे अगर ये क्वेश्चन करो कि तुमने जूते और चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमारे पास है नहीं। वो ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जूते और चप्पल पहनना मना होता है, मतलब नहीं पहनते हैं। वो ऐसे कह देते हैं। एक्चुअली वो अपनी गरीबी को कहीं ना कहीं छिपाना चाहते हैं और नहीं बताना चाहते कि उनके पास वो चीजें नहीं हैं, इसीलिए वो नहीं पहन पाते। ऐसे ही रोज ऑथर आती जाती हैं और कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद ऑथर को उस बच्चे का नाम जानने की जिज्ञासा होती है तो वो उस बच्चे से पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा आंसर करता है मेरा नाम है साहिबे आलम। ऑथर जैसे ही नाम सुनती हैं वो कहती हैं अगर इस बच्चे को पता चल जाए कि इस बच्चे के नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स तो इसको अपने नाम पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वही कहावत फिट रहती है कि राजा और रंक, ठीक है, नाम है राजा वाला और काम है रंक वाला। अपने नाम के मीनिंग से अनजान वो बच्चा अपने दोस्तों की टोली के साथ कचरा बीनता रहता था कि तभी एक दिन ऑथर सोचती हैं कि ये लोग बस सुबह सुबह को ही दिखाई देते हैं एंड शाम को ये लोग कहाँ चले जाते हैं। जैसे मॉर्निंग वर्ड्स होती हैं वो केवल सुबह को ही दिखाई देती हैं एंड शाम को वो दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे ही ये बच्चे थे, बस सुबह को ये कचरा बीनते हुए दिखाई देते थे दोपहर तक, उसके बाद ये कहीं गायब हो जाते थे। राइटर बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं वो सीमापुरी में रहते हैं और सीमापुरी दिल्ली के बहुत करीब है। बट आप जब सीमापुरी में जाएंगे तो ऐसा लगेगा आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। वो दिल्ली से काफी अलग है। वहाँ पर छोटे छोटे घर हैं जिनकी छतें तिरपाल से या फिर टीन से बनी हुई हैं, मिट्टी की दीवारें बनी हुई हैं और एक लंबा एरिया है जहाँ पर पहले कोई नहीं रहता था बट अब यहाँ पर सारे रैक पैकिंग लोग रहते हैं, मतलब कचरा बीनने वाले
बच्चों के परिवार यहाँ पर रहने लगे हैं। साहिब आलम ऑथर को बताता है कि 1971 में एक तूफान आया था जिसकी वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। वहां पर तूफान की वजह से उनके घर और खेत सब कुछ उजड़ चुके थे। ऑथर पूछती हैं ऐसा क्यों, तुम वहां रह के भी तो अपना गुजारा कर सकते थे ना। बट उसकी फैमिली आंसर करती है कि हमें अपने पेट भरने के लिए खाने की जरूरत थी और खाने के लिए पैसे लगते हैं, तो हम यहाँ आकर कुछ पैसे कमा पाते हैं और अपनी फैमिली का पेट भर पाते हैं, पर हम बांग्लादेश में रहकर वो चीज नहीं कर सकते थे। उस सीमापुरी में कम से कम 10,000 रैग पिकर्स रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि उनके पास कोई पहचान नहीं थी, पर उनके पास राशन कार्ड था। राशन कार्ड से उन्हें खाने के लिए राशन मिल जाता था और नेता लोगों के लिए वोट। हालांकि बहुत सस्ते का सौदा था, वो लोग वोट पाने के लिए इनका राशन कार्ड बनवाते थे, पर इन लोगों को तो 2 टाइम का खाना चाहिए था, इसीलिए वो अपना वोट उसी नेता को दिया करते थे। अब ऑथर एक दिन देखती हैं कि जो साहिब आलम हैं वो एक क्लब के बाहर खड़े होकर गेट से टेनिस खेल रहे हुए युवाओं को देखते हैं, मतलब यंग लोगों को देखते हैं, और काफी अट्रैक्ट भी थे और उन्हें वो गेम पसंद भी था। वहीं के किसी खिलाड़ी ने उन्हें अपने पुराने जूते दे दिए थे टेनिस वाले, जिसके एक जूते में छेद था। ऑथर साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि जो टेनिस गेम है वो साहिबे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें जितने मटेरियल लगते हैं उनको वो नहीं खरीद सकते थे, या फिर जो कोचिंग की फीस है वो नहीं दे सकते थे, वो उनकी पहुंच से बाहर था। कि कुछ दिन बाद जब ऑथर फिर से साहिब को देखती हैं तो वो एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसे 800 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है, मतलब सैलरी मिलती है, और वो अब चाय के बर्तन साफ करता है, चाय सर्व करता है। अब उसको पैसे तो मिल जाते हैं और उसके परिवार का गुजारा भी हो जाता है, बट कहीं ना कहीं अब वो खुश नहीं है, क्योंकि अब वो खुद का स्वामी नहीं है, मतलब खुद का मालिक नहीं है। अब वो जब चाहे तो खेल नहीं सकता, जब चाहे तो कचड़े में से कुछ निकाल नहीं सकता, अब उसे किसी के अधीन काम करना पड़ता है। इसमें एक मुकेश नाम के लड़के की बात की गई है। स्टोरी स्टार्ट होती है ऑथर जब फिरोजाबाद घूमने जाती हैं। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एंड हमारे यहाँ पर या फिर पूरी दुनिया में चूड़ियां अपनी सुहाग की निशानी के तौर पर पहनी जाती एंड एक खुशी का प्रतीक माना जाता है। फिरोजाबाद में हर दूसरे घर में चूड़ी बनाने का काम किया जाता है और वहाँ पूरी की पूरी फैमिली इन कांच के बैंगल्स को जोड़ने का काम करती है। ऑथर फिरोजाबाद जाकर एक मुकेश नाम के लड़के से मिलती हैं, जिसका पूरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है, और मुकेश अपने घर ले जाता है लेखक को। घर जाते टाइम रास्ते में जितने भी घर मिलते हैं वो सब टूटे फूटे से, और उनके अंदर एक अंधेरी कोठरी जैसी बनी हुई थी, और रास्ते में इतनी ज्यादा बदबू थी, गंदगी थी। सबके मकानों पर टीन या त्रिपाल जैसा कुछ पड़ा हुआ था और दिख रहा था कि वहाँ काफी गरीबी है। मुकेश और ऑथर मुकेश के घर पहुंचते हैं, और जैसे ही मुकेश घर के अंदर एंट्री करता है वहां पर एक लेडी थी जो फायरवुड पर खाना बना रही थी, और उसके धुएं के कारण उसकी आंखों में आंसू थे। बट जैसे ही वो औरत ऑथर को देखती है तो वो एक स्माइल सी पास करती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। वो औरत काफी पतली दुबली थी, और परिचय किया जाए तो वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। वो 3 लोगों के लिए खाना बनाती थी, मतलब मुकेश के पापा, भाई और मुकेश, इन सभी के लिए खाना बनाती थी, और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसका घर देखने में सभी लोगों के जैसा ही था, कुछ अलग नहीं था। अब इतने में ही मुकेश के जो फादर थे वो घर में एंटर करते हैं, तो उसके भाई की जो वाइफ थी वो अपना मुंह ढक लेती है, क्योंकि वहां पर एक नियम था कि बुजुर्गों का मुंह ढकना होता है, पर्दा प्रथा आप कह सकते हैं। मुकेश के जो पिता थे वो काफी कमजोर थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन चूड़ियों की चमक में काटा था, मतलब अंधेरी कोठरी में चमकती हुई चूड़ियों को जोड़ने में काटा था, जिसके कारण उनकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को केवल चूड़ी बनाने की कला सिखा पाए थे और एक छोटा सा घर बना पाए थे, जिसकी मोहब्बत आज भी बाकी है। उस घर में मुकेश की दादी भी थी, जिनके पति की मौत चूड़ियों से उड़ने वाली धूल की वजह से वो अंधे हो गए थे, और इस कारण से वो एक्सपायर हो गए थे। पर उनकी दादी का ऐसा मानना था कि ये हमारे कर्म हैं,
वो इस सबको अपने कर्म का दोष बताती थी। वो ये नहीं मानती थी कि चूड़ियों की वजह से वो मर गए या फिर चूड़ियों की वजह से हम लोगों की ये हालत है। मुकेश की दादी के बराबर में ही एक औरत और बैठी हुई थी। उसने ऑथर को बताया कि पूरी दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसने पूरे जीवन में आज तक एक टाइम भरपेट खाना नहीं खाया है। ऑथर को हर जगह चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई दे रही थी और वो देख रही थी कि पेरेंट्स के साथ साथ छोटे बच्चे भी तेल का लैंप लेकर उन चूड़ियों को जोड़ने और बनाने में लगे हुए हैं। हर तरफ चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई दे रही हैं और इन सभी बच्चों ने ये काम अपने माता पिता से सीखा है और ये काम बहुत तेजी से करते हैं क्योंकि ये बचपन से इस काम को करते आ रहे हैं। इनकी आंखों की भी प्रैक्टिस हो चुकी है, जो अंधेरे में भी चूड़ियों को बहुत आसानी से जोड़ देते हैं। बट कुछ टाइम बाद जब वो यंग होते हैं तो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इन परिवारों का जो सदस्य होते हैं वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर भी एक टाइम भरपेट खाना इनको नहीं मिलता है और ये भूल जाते हैं कि इस रोशनी से इनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। छोटे बच्चों के लिए वो रोशनी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, पर फिर भी वो अपने बच्चों से काम कराते थे। उन्हें डर था, वो अपनी चूड़ियां खुद नहीं बेचते थे, उनकी चूड़ियां कोई और लेता और उसको सेल करता था और वो उसके अधीन हमेशा काम करते रहते। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें उतना अमाउंट नहीं दिया जाता था जितनी उनकी मेहनत थी। लेखक ने कहा कि ये काम आप खुद नहीं करते, तो उन्होंने बताया कि ये जो काम है वो गैर कानूनी है क्योंकि वो अपने बच्चों से भी कराते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता था कि ये गैर कानूनी काम जो हम कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, अगर पुलिस ने देख लिया तो वो हमें पकड़ कर ले जाएगी, फिर हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। बट इन सब के बीच में मुकेश एक ऐसा लड़का था जिसने कुछ अलग सोचा, इस सोच से हटके सोचा। उसने कहा कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा और वो कोशिश भी कर रहा था। मतलब उनकी सोच कुछ डेवलप हुई थी, वरना वहां के लोगों की सोच चूड़ियों तक ही सीमित थी। वो इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि पूरे दिन काम करने के बाद उनके पास रात में सोने का भी समय नहीं होता था। वो इतना थक जाते थे दिमाग से कि वो कुछ सोच ही नहीं पाते थे। मतलब ऐसा लगता था कि उन्हें किसी के अधीन होकर काम करना पड़ रहा है। इस सब के बीच जो मुकेश की सोच थी उसको देखकर ऑथर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। गाइज यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर में 2 स्टोरी हैं एंड काफी इजी हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और समरी अगर चाहिए आपको तो चैनल चेक कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर देख लीजिए।